हम दूर कर सकते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि व्यक्ति का शारीरिक बल जो कमज़ोर हो जाता है बीमारियों के कारण, वो बना रहे। उसको कैसे बढ़ाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और मानसिक बल बीमारियों के कारण कमज़ोर हो जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। और व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर जब साथ-साथ चलने लगता है, तो कोई वजह नहीं कि शरीर के भीतर कोई भी रोग रह जाए। शुगर की बात तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा। तो शुरू से ही ये बात समझ लेनी है, इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जहाँ जिसका समाधान ना हो। इस सृष्टि की रचना उस परमात्मा ने की है। यहाँ समस्याएँ भी हैं, तो वहाँ समाधान भी है। ये अलग बात है कि समाधान वक़्त आने पर मिलता है और जिस व्यक्ति से होना है, वो वक़्त आने पर मिलता है, चाहे पास ही क्यों ना बैठा हो। 2 तरह के रोग होते हैं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, जैसे कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है, कर्मों के भोग के भी रोग होते हैं। हम सारी युक्तियाँ लड़ा लेते हैं, परंतु फिर भी रोग उसकी ग्रेविटी तो कम होती है, परंतु क्योर नहीं होता और वक़्त आने पर वो भी क्योर हो जाता है। इसका विशेष कारण यही होता है कि जो मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जो मेरे मेरे से जाने-अनजाने में कोई गलत कर्म हो रहे होते हैं, तो वो कर्म मेरे को भोगना पड़ता है। निराश और हताश कभी नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। और यहाँ से इसी प्रकार से एक आधुनिक युग का एक आधुनिक रोग शुगर है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप भस्त्रिका करते जाइए। शुगर, मीठा, मीठा बोलने से उसे शुगर नहीं होती, परंतु गलत खान-पान की वजह से शरीर के अंदर जब ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है और उसको हम शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये शुगर जो है शरीर के अंदर बढ़ जाती है ग्लूकोज़। जो हम भोजन करते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज़ होता है और उस भोजन में से शरीर ग्लूकोज़ प्रोड्यूस भी करता है, पैदा भी करता है क्योंकि शरीर को भी चलाने के लिए ग्लूकोज़ की बहुत आवश्यकता होती है और जहाँ तक ब्रेन का काम है, उसके लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है। परंतु जो शुगर हम डायरेक्ट लेते हैं शरीर के अंदर, उसके कारण वो इतनी ज़्यादा ले लेते हैं हम कि उसके पैरेलली जो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है, वो उतनी इंसुलिन निर्माण नहीं कर पाता। तो शरीर के अंदर शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है और फिर यूरिन के अंदर भी आ जाती है। ब्लड के अंदर चेक करना बड़ा आसान होता है और इसके शुगर के बढ़ने से कई तरह की शरीर के भीतर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके कारण क्या है पहले शुगर का बेसिकली ये समझें। शुगर होती क्यों है? ये तो समझ में आ गया कि शरीर के अंदर जब शुगर का मीठा बढ़ गया तो इसको अंग्रेजी में डायबिटीज़ भी कह देते हैं, भी डायबिटिक हो गया व्यक्ति। परंतु इसका कारण क्या है? का जो व्यक्ति कुछ करते ही नहीं, ना खेलते हैं, ना कूदते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं, ना सैर करते हैं, उनको ये शुगर का रोग स्वाभाविक हो जाता है। जो लोग बैठे रहते हैं, वर्कआउट ही नहीं करते, उनको भी ये होता है। जो लगातार मानसिक तनाव में रहते हैं, जो भय में रहते हैं, खास करके एक भय आजकल जो पैदा हो रखा है, कह रखा है लोगों ने, मैं तो मीठा इसलिए नहीं खाता क्योंकि मैं प्री डायबिटिक हूँ। ये जो शब्द है ना, ये जो थॉट है, ये बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि मेरे को ये डायबिटीज हो ना जाए, उस व्यक्ति को देर सवेर अवश्य होगी, चाहे वो कुछ करे, चाहे कुछ भी वो कर ले। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो थॉट हम माइंड के अंदर डेवलप कर देते हैं, उसी प्रकार से हार्मोनिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं और वो रोग कभी भी हो सकता है। तो ये प्री डायबिटिक वाला जो कांसेप्ट है, डॉक्टर भाषा में तो में भी हो सकता है, परंतु इसको डर-डर के इस प्रकार से जीवन जीने से बजाय मैं उसके उपचार में लगूँ, मेरे को अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करके वो चीज़ मेरे को आए ही ना। तो ये प्री डायबिटिक वाला जो कांसेप्ट है ना, जो लोग अक्सर बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये नया-नया शब्द ही आया है। तो उस विचार को भी हमने माइंड से हटाना होता है, ये आने ही नहीं देना, डेवलप ही नहीं होने देना। और आगे सुनिए। इसके अंदर शुगर के जो सपोर्टिंग फैक्टर हैं जो इसको बढ़ाते हैं, ये तली भुनी चीज़ें, इन जनरल मैदे वाली चीज़ें, ग्रीज़ी भोजन, भो क तेल घी तो खाते हैं, परंतु वो हज़म तो हो।
और साथ में अधिक नमक का सेवन करना, शुगर का सेवन करना, खंड जिसे हम चीनी कह देते हैं। तो ये तो एक मोटे-मोटे कारण है। सेकंडली, ये जो रोग है, अब फैमिली टू फैमिली ट्रैवल करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है, ट्रैवल करता है फैमिली के अंदर। ये नहीं कि वो रोक नहीं सकते। मेरी फैमिली में आगे ये रोग ना जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? शादी से मतलब जितनी जल्दी हो सके उस फैमिली के बच्चे योग के में प्रवेश कर जाएं, योगा प्रतिदिन करें, तो नो डाउट कि वो रोग उसके फैमिली में आगे जो ट्रैवल कर सके। मतलब योग जो पुश्तैनी बीमारियां हमारे शरीर में जो विरसे में मिलती हैं, उनको भी रोकने में सक्षम है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अविश्वास। मेरे को विश्वास ही नहीं, क्योंकि मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है कहीं से, या सुन रखा है कि जो जो अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो ये शुगर अवश्य होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एलोपैथी के अंदर तो ये चीज़ हो सकती है, वो कहते हो, परंतु आयुर्वेद और योग के द्वारा हम कोई भी दुनिया का ऐसा रोग, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान ना कर सकें, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं और ये सत्य भी है। तो इसलिए इसी रोग को किसी को भी ठीक करने के लिए अपना इसमें योग में विश्वास रखकर करना और उस प्रभु के आश्रय लेकर इन चीजों को आगे बढ़ाना। तो ये मोटे-मोटे कारण हैं शुगर के कारण भी, किस कारण से ये रोग होता है। आगे अब आप साथ में, अगर मेरा लीवर, और अब इसको आता है कि इसको हम कारण तो समझ में आ गए। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे भी पैंक्रियाज को प्रेशर बना रहता है और पैंक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन का निर्माण करना। परंतु लीवर और पैंक्रियाज दोनों अच्छा सा कार्य करें, तो व्यक्ति को शुगर का रोग नहीं हो सकता। अब इसको ठीक करने के लिए साथ-साथ हम अब भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसके अंदर हमारे शरीर के भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, एक-एक अंग का, एक-एक सेल का कैरेक्टर स्ट्रक्चर ठीक होने लगता है। मानो कि ऑक्सीजन को द्वारा शरीर का पोषण होता है, तो शरीर के सभी सिस्टम इंक्लूडिंग लीवर, पैंक्रियास, दूसरे सभी सिस्टम प्रॉपर्ली कार्य करते हैं और हार्मोन्स जो इंसुलिन नाम हार्मोन इन पैंक्रियास ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो जितना चाहे शरीर को ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए पैदा कर देता है, तो वो केमिकल रिएक्शन होके वो बैलेंस हो जाती है। तो अब जैसे हमने अब कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से क्या होगा कि जब हम नाभि की स्टोक रीढ़ की तरफ लगाते हैं, हमारा पूरा पूरा पाचन सिस्टम, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये सारे जितने भी अंग हैं, सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं। परंतु कपालभाति में जब करते-करते इसको जो मिनिमम हमारे 5 मिनट का लेवल है, उसको हमने जल्द से जल्द हासिल करना होता है। 5 मिनट का लेवल हासिल करना है, परंतु टेक्नीक से करना, समझ के करना, योग परिवार के शिक्षकों की देख-रेख से वो करना, तो वह फिर रेगुलर बेसिस पे करने पर ये लीवर, पैंक्रियास और जितने बाकी के अंग हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएँगे और शुगर का रोग नॉर्मल होने लगेगा। परंतु यहाँ पर विश्वास से करना। हम काम तो करते हैं, परंतु विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं। बिना विश्वास, श्रद्धा, समर्पण से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तो विश्वास क्या रखना कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैंने ठीक हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। बजाए कि ये कि मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ना, नेगेटिव थॉट नहीं। तो कपालभाति प्राणायाम आप स्टार्ट कर दीजिए साथ ही साथ, और आगे मैं अपनी बात को रखते जाता हूँ। कपालभाति प्राणायाम करना बुरी टेक्निक से करेंगे और साथ-साथ इसमें अगर मूल-बांध लगाकर कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो अधिक लाभ होगा। सभी प्राणायाम के लिए मूल-बांध अति आवश्यक होता है, क्योंकि मूलाधार से एनर्जीज़ अपवर्ड होती हैं, ऊपर की दिशा में चलती हैं। ऊपरी केंद्रों में प्रवाहित होने से सारे चक्र एक-एक करके जागृत होने लगते हैं और फिर हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। मल्टीप्लाई हो जाते हैं लाभ। तो मूल-बांध लगाकर कपालभाति प्राणायाम का आप अभ्यास काइंडली साथ में प्रारंभ कर दीजिए। तो इसके रोग शुगर को ठीक करने के जहाँ प्राणायाम हम कपालभाति कर रहे हैं, इसका इससे लीवर, पैंक्रियास एक्टिवेट हो जाएँगे। इनका सिक्रीशन, इनके हार्मोन्स
जो है वो इंसुलिन का प्रॉपर्ली निर्माण करेंगे। अब आगे समझिए बात को। जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर शुगर होती है। जब तक वो डाइजेस्ट होती रहती है व्यक्ति को शुगर का रोग नहीं होता। जब वो शुगर शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती तो शुगर का रोग पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको कैसे देखते हैं। मान लो हमें रोज की 10 ग्राम शुगर चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 ग्राम शुगर चाहिए, हम 20 ग्राम खा जाते हैं। जब तक वो एक्स्ट्रा 10 ग्राम तो शरीर डाइजेस्ट कर रहा था और जो एक्स्ट्रा खा रहे थे उसको भी शरीर डाइजेस्ट कर रहा था। तो जब ये एक्स्ट्रा ली हुई शुगर को मैं प्रतिदिन लेता हूँ, धीरे-धीरे शरीर के पैंक्रियाज के अंदर वो इंसुलिन का जो हार्मोन्स है, वो पैदा करने की क्षमता कम होती जाती है। जब वो उस एक्सेस ऑफ शुगर को पैंक्रियास ग्लैंड उतनी इंसुलिन नहीं रिलीज़ करता, हार्मोन्स नहीं रिलीज़ करता, वो डाइजेस्ट नहीं होती, वही शुगर फिर ब्लड में रहने लगती है जिसके कारण शुगर का रोग हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है? योग तो हम कर ही रहे हैं, इसका उपचार क्या किया जाए? पहले चरण में तो व्यक्ति फिर क्या करता है कि मीठा खाना बंद कर देता है, कम कर देता है। जो मैं एक्स्ट्रा शुगर ले रहा था मिठाइयों में या अन्य किसी कारणों से, वो एक्स्ट्रा शुगर लेनी बंद कर देते हैं। तो फिर जिसे कहते हैं परहेज, खाने-पीने को भी ठीक कर लिया। वो परहेज किया तो कई साल इस तरह से व्यक्ति जी लेता है कि उसको किसी मेडिसिन की इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर फिर क्या होता है कि इस कुछ समय ऐसे निकल जाएगा, फिर वो जो व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि तू सैर किया कर, सैर करने से कैलोरीज़ बर्न होंगी, तो एक्सेस ऑफ शुगर ले भी कम रहा था और जो एक्सेस ऑफ फिर भी कुछ खाने जीने के लिए तो खानी पड़ेगी ना, तो वो जो शुगर है, वो वर्कआउट करने से, सैर करने से धीरे-धीरे कम होने लगती है, नॉर्मल होने लगती है। फिर भी कुछ वर्ष ऐसे निकल जाते हैं। फिर चलते-चलते क्या होता है, फिर उसको कहा जाता है कि वो देखता है कि नहीं गड़बड़, अब कुछ वर्ष निकल गए, फिर मेरे को दिक्कत आ रही है, साल 2 साल बाद। फिर अब उसको कहा तो अब तू वर्कआउट कर, कोई एक्सरसाइज़ कर, रनिंग कर, कुछ ऐसा कर। तो उससे फिर उसका शुगर लेवल कुछ अरसे के लिए नॉर्मल रहेगा। फिर अल्टीमेटली ये चीज़ें वो सैर करते-करते एक दिन ऐसा आता है कि ये चीज़ें भी उस पर कारागर सिद्ध नहीं होती, फिर व्यक्ति को मेडिसिन की शरण में जाना पड़ता है, मेडिसिन की शरण में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, एक कितनी भारी विडंबना है, आप सुन के हैरान हो जाएँगे। कोई भी रोग शरीर के भीतर एक दिन में नहीं आता। स्थिति को देखना, कपालभाति करते जाएँगे, कहीं थकने लगे तो रुक के विराम लेकर खुद साथ करते जाइए ताकि साथ-साथ अपनी साधना भी चलती रहे। अब देखिए कितनी बड़ी चोट होती है व्यक्ति को, जैसे बिजली गिरती है व्यक्ति के ऊपर, कैसे? व्यक्ति नॉर्मल था, शरीर के भीतर कोई रोग था, वो डॉक्टर के पास गया, जब तक कि उसको नहीं पता था कि उसको शुगर का रोग है, डायबिटीज़ वो डायबिटिक है, उसको पता ही नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं यार तू ऐसे कर, ये तू ना एक टेस्ट करा ले, शुगर भी चेक कर लेते हैं, जनरली करते ही हैं। शुगर चेक करवाई तो उसके अंदर आ गया कि ही इज़ डायबिटिक। अब व्यक्ति की स्थिति देखना, जब तक उसको रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं आई, वो तब तक तो बड़ा खुश था। उसको पता ही नहीं था कि मेरे शरीर के भीतर ये रोग है। ही वाज़ हैप्पी। परंतु जैसे ही रिपोर्ट उसके हाथ में आई, डॉक्टर ने उसको कह दिया कि तेरे को शुगर हो गई है, तो व्यक्ति के ऊपर माँ ऐसे जैसे आकाश से बिजली गिरती है ना, इतना डिप्रेस हो जाता है। ये क्या हुआ? ऐसा क्यों? शुगर तो पता नहीं कितने वर्षों से वो कैरी कर रखा था। पता लगने पर डरने की बजाय उसका उपचार करें, जबकि सारे साधन मौजूद हैं। तो ये जो उसकी जो ब्रेन माइंड के ऊपर ये जो प्रेशर आता है ना, ये शुगर की बीमारी से भी बहुत अधिक खतरनाक है। तो इस मानसिक स्थिति को व्यक्ति को अपनी समय से कभी नहीं बनने देना। इतने सालों से था, पता लग गया तो अब मैं उसका इलाज करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सैर करूँ, मीठा कम खाऊँ, नमक कम खाऊँ। नमक तो वैसे 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं सैर करूँ, कसरत करूँ, योगा करूँ और कितनी सारी परमात्मा ने इंसुलिन जो शरीर कम बना रहा है, कितनी चीज़ों में मिलती है। नीम, करेला, जामुन ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, सदाबहार के जामुनी रंग के आप पत्ते खा लीजिए, निर्ने खा लीजिए, 3-4 वो जो कलियाँ होती हैं वो खा लीजिए।
और कितनी सारी चीज़ें, फिर भी नहीं जामुन, आप मौसम के अंदर जामुन हम खा सकते हैं। जामुन की गिटके सँभाल कर, उसका चूर्ण बनाकर, और जब जामुन का ऑफ सीज़न होता है तब हम 1-1 चम्मच सुबह-शाम ले सकते हैं। कितनी देयर आर सो मैनी अपॉर्च्युनिटीज़। अभी मैंने मेडिसिन की बात नहीं की। तो वो जो डर है ना, जो उसके अंदर वो होता है, वो उसको दिक्कत करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका विशेष कारण ये है कि हमने सुन रखा है, हमें बता दिया गया है, गलत समझा दिया गया है कि एक बार शुगर हो जाए तो व्यक्ति को उम्र भर इसकी दवाई खानी पड़ती है। उसके परिणामों से भी व्यक्ति वाकिफ़ होता है कि उसने समाज के अंदर देखा होता है कि व्यक्ति की हालत कैसे है। यहाँ तक कि सुन रखा होता है कि अगर कहीं जख्म हो गया तो वो उसने हील ही नहीं होना। जहाँ तक गैंग्रीन हो जाती है, पैर काटना पड़ता है, टाँग काटना पड़ता है, धीरे-धीरे बंद राम नाम सात हो जाती है बंदे की। ये सारी चीज़ें उसने सुन रखी होती है, परंतु वो उस चीज़ से अनजान होता है कि इस व्यक्ति ने इसकी हालत इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि इसने ठीक ढंग से उसका उपचार नहीं किया। दिक्कत वहाँ है, वहाँ दिक्कत है। तो ये जो मैं बात कह रहा था, उपचार के लिए जब ऐसी प्रॉब्लम आ ही गई है, तो उस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सीधा समाधान पहले तो सबसे ये होता है, चुप करके बैठ जाओ। बैठकर सोचो कि अब ये समस्या आ गई, या मैं इसका कैसे समाधान करूँगा? सॉल्यूशन अपने अंदर से मिलेगा, अपने अंदर से मिलेगा। वो कैसे? फिर क्या होता है, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो, हम बीमारी हो, हमारे पास डिस्कस करने आता है, हम उसको बीसों सलाह दे देते हैं। तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू योग किया कर, तू सैर किया कर, ये किया कर, तू ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, बड़ा हौसला देते हैं। परंतु जब अपनी बारी आती है, तो मेरा विवेक जो है कहीं खो जाता है। मेरी सुध-बुध भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरी साधना में कमी होती है। मैं प्रतिदिन योग अभ्यास नहीं करता रहा, उससे फिर कैसे व्यक्ति को बल मिलेगा? तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो सलाह की बात है, आराम से बैठो, अब ये हो गया, अब मैंने किस ट्रैक पे जाना है, डिसाइड कीजिए। इस समस्या का समाधान क्या है? मैं सैर, कसरत करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, तो फिर क्या करना? फिर क्या करना? फिर वो व्यक्ति तुरंत पहले तो जाता है एलोपैथी साइड पे। वो खानी आसान है, एक गोली खाई, ठीक हो गया। वो ठीक तो होता नहीं, वो मतलब अज्ञानता में समझता है कि मैं ठीक है, भुलेखे में रहता है वो, भुलेखे में रहता है वो। क्योंकि जो एलोपैथी मेडिसिन है, उसने काम क्या करना है, वो शुगर की रीडिंग को डाउन रखेगी, नॉर्मल रखेगी। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है, वो उसको भी डाउन रखेगी, रीडिंग को खाली बस, और कुछ नहीं। ना तो उसने पैंक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, शुगर क्योर करने की तो बात दूर की दूर रही। और हम सब जानते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन का किसी भी सूरत में लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने से इतनी घातक होती है कि शरीर का सत्यानाश हो जाता है। झर-झर-झर करते-करते जैसे व्यक्ति को घुन लग जाता है, ऐसे ही कर के उसका बुरा हाल हो जाता है। तो फिर शुगर जो इमरजेंसी का एलोपैथी का विरोध नहीं है यहाँ पर, विरोध नहीं है। हाँ, शुगर लेवल बहुत हाई है, तो एलोपैथी मेडिसिन ले लो कुछ दिनों के लिए। परंतु पैरेलली साथ-साथ उसके लिए बाकी सारी योग अभ्यास सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके साथ-साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन के ट्रैक पर चले जाइए। आयुर्वेदिक ट्रैक पर चले जाना, और मेडिसिन हमेशा कंसल्टेंट से, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके लेनी है। ये ध्यान रखना, सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज़, लगभग ऑलवेज़ डेंजरस। जैसे कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। लोग यूट्यूब पढ़ी जा रहे हैं, अखबार पढ़ी जा रहे हैं, स्वामी जी को ही सुनी जा रहे हैं। वो टीवी से सुनकर, सब जगह सुनकर मिलेगा क्या? कौन डोज़ सेट करेगा? शुगर के कारण क्या है, उसको कौन समझाएगा? वो डोज़ कितनी लेनी है, कब लेनी है, पहले लेनी है, बाद में लेनी है, बहुत सारी बातें कौन समझाएगा? वो तो डॉक्टर एक्सपर्ट बता सकता है। दूसरा नहीं कोई, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करके उस डिग्री को अचीव किया होता है, और यूट्यूब पढ़ के 15 मिनट में या 2 घंटे में बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो मैं बात ये कर रहा, कपालभाति को कंप्लीट कर लीजिए ज़रा, हो गया कंप्लीट, थोड़ा विराम ले लें, नॉर्मल साँसों को। अब यहाँ पर समझने वाली बात, सूक्ष्म व्यायाम साथ-साथ कर लीजिए, चाहे बाजू आगे फैलाकर मुट्ठियाँ सख्ती से खोल लिए, बंदे पैर भी खोल लीजिए, वो अपने आप कर लीजिए, सारे सब लोगों को पता है। अब फ़र्क क्या है?
एलोपैथी मेडिसिन और आयुर्वेद में की फ़र्क है। यहाँ पर किसी का भी हम विरोध नहीं कर रहे, नहीं करना। क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन इमरजेंसी में शुगर बढ़ गई है, कम हो गई है, जो कुछ भी है, उस समय उसने इमरजेंसी में उसने ही समझाना सँभालना है। विरोध क्यों करें? तरीका कोई भी हो, मतलब तो इस शरीर मन को स्वस्थ रखने की बात है। मैं सदा स्वस्थ रहूं, मेरा अधिकार है, प्रभु की कृपा है। तो एलोपैथी मेडिसिन शुगर लेवल को ठीक करती है, रखती है, नॉर्मल रखती है, परंतु मैंने पहले कह चुका हूं कि वो पैंक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करती। मोर एंड मोर एलोपैथी मेडिकल जो होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि दिन प्रतिदिन व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, डोज़ बढ़ती जाएगी और धीरे-धीरे करके उसके जो है शरीर का नुकसान होता चला जाएगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा और शुगर के अंदर व्यक्ति को क्या होता है कि प्यास बहुत लगती है, बार-बार प्यास लगती है। इसके सिम्पटम्स जो हैं, बार-बार यूरिन जाना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है? शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण त्वचा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएँगी, जो पहले से बूढ़ा लगने लग जाता है, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाएँगी और शरीर पर व्यक्ति के खुजली वगैरह आनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे ऐसा जहाँ तक ये चीज़ें हो जाती हैं, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होने लगता है और व्यक्ति फिज़िकली, मेंटली इतना डिप्रेस हो जाता है, वो सोचता है कि अब मैंने शायद ठीक नहीं होना, फिर भी वो दवाई खाई जा रहा है। फिर धीरे-धीरे वो एलोपैथी मेडिसिन लेते-लेते वो व्यक्ति पहुँच जाता है इंसुलिन पे पहुँच जाता है। वो हार्मोन्स जो पैंक्रियास ग्लैंड कम पैदा कर रहा था, वो मैं दवाइयों से वो ले रहा था और फिर जो इंसुलिन है, वो तो और ज़्यादा घातक है। वो धीरे-धीरे उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उसने बाकी चीज़ें योग अभ्यास तो किया नहीं। सैर भी बंदा जब थक जाता है, कमज़ोर रहता है, उससे सैर भी नहीं की जाती। कितनी करेगा? तो फिर इसकी डोज़ बढ़ते-बढ़ते उसका शरीर खराब हो जाता है। फिर उसके कारण उसके शरीर के भीतर कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो उससे पहले जब मैं जो फ़र्क की बात कह रहा था, आयुर्वेदिक मेडिसिन की ब्यूटी क्या है? वापस आ जाइए आप सूक्ष्म व्यायाम से वापस आकर 2 पल का विश्राम कर लें और आयुर्वेद की मेडिसिन की ब्यूटी देखिए आप। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? जो जिस प्रकार की नेचुरल क्वालिटी, जिस प्रकार के हार्मोन्स, इंसुलिन, पैंक्रियास ग्लैंड रिलीज़ करता है, वो सारा नेचुरल इंसुलिन हमें इन चीज़ों से मिलता है। जैसे मैंने जामुन की बात की, सदाबहार की पत्तियों की बात की, नीम, करेला, जामुन की बात की और साथ ही साथ जो मेडिसिन्स हैं, जैसे मधुनाशनी आती है, मधुघृत आती है और भी कई चीज़ें आती हैं। उनका सेवन करने से नेचुरल इंसुलिन हार्मोन शरीर के वो अंदर इंसुलिन की जो कमी होती है उससे पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति का शुगर लेवल नॉर्मल होता है। वो उसकी कितनी वो डोज़ सेट हो जाती है। सेकंडली आयुर्वेदिक मेडिसिन और योग अभ्यास व्यक्ति के लीवर, पैंक्रियास इनको एक्टिवेट करता है। पुनर्जीवित करता है। जो इसके अंदर कमी आ गई थी, कम इंसुलिन पे जो पहले अभ्यास नहीं कर रहा था, परंतु अब अभ्यास कर रहा है, उसके कारण ये पैंक्रियास ग्लैंड मेडिसिन भी उसको सपोर्ट करती हैं, इंसुलिन भी उसके अंदर ऑरली हम ले लेते हैं, तो फिर वो व्यक्ति का बैलेंस नॉर्मल हो जाता है। परंतु योग अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, बल्कि जिसके शरीर के भीतर रोग है, वो सुबह और शाम को भी करे। नॉर्मली तो हम 1 से 2 घंटे करते हैं सुबह, परंतु स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो इतना पर्याप्त है। और कोई शरीर के भीतर ऐसा रोग है, तो शाम को भी दोपहर की रोटी से कम से 4 से 5 घंटे, 4 घंटे बाद वैसे परमिटेड है, परंतु अनुभव ये कहता है अगर वो 5 घंटे बाद भोजन करता है, व 5 घंटे भोजन किए हो गए हैं, तो शाम को भी योग अभ्यास करे। वो अपनी क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ठंड के अंदर उसके अंदर जा सकता है। तो वो जब डबल डोज़ कर देगा, जैसे डॉक्टर कहता है ये दवाई सुबह और शाम खाली पेट खानी है या रोटी के बाद खानी है, तो उस तरह से वो डबल डोज़ कर दे, तो उसका काम चल जाए। तो लीवर अब आगे चलते हैं, कपालभाति प्राणायाम। अब इसके बाद बाह्य प्राणायाम। अब देखिए, जो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है, लीवर है, इसको कंट्रोल हमारा मणिपुर चक्र करता है, मणिपुर चक्र।
मणिपुर चक्कर नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। ये 10 पंखुड़ी वाला कमल और सूर्य केंद्र है, तपित सोने जैसा रंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन ही यही करता है। शुगर का रोग हो गया है तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि उस व्यक्ति का मणिपुर चक्कर ठीक से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ सीखने और समझने वाली बात क्या है? शरीर के जिस हिस्से में रोग हो, वो सारी योग की क्रियाएँ, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे वहाँ पर जो क्रियाएँ उस एरिया को, उस पोर्शन को प्रभावित करती हैं और वहाँ के पर नज़दीक जो चक्र है, उस पर ध्यान को फ़ोकस करते हुए करेंगे, तो वो अंग एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे शुगर की बात है। शुगर जो पैंक्रियास ग्लैंड है, नाभि के 1.5 इंच लेफ्ट साइड एक अंग है जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, नाभि के राइट साइड। लीवर नाभि के राइट साइड पे है। और इसका मतलब जो हम क्रियाएँ जैसे कि हमने कपालभाति किया, अब हम जो बाह्य प्राणायाम करेंगे, तो ये अंग अंदर में दबेंगे, तो इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो जब इसको ढीला छोड़ेंगे साँस भरते हुए, तो एकदम ब्लड तेज़ी से रश करेगा। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया था, तो ये दोनों सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएँगे और बार-बार ऐसा करने से इसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ये सक्रियता से फिर कार्य करने लगते हैं। तो बाह्य प्राणायाम जो है, ये मूल बांध भी इसमें लगता है और उदयन बांध भी लगता है, जंतर बांध भी लगता है। तो क्योंकि ये बाह्य प्राणायाम में जब हम उदयन बांध लगाते हैं तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। डायबिटिक पेशेंट जो हम रोज़ रूटीन में अभ्यास करते हैं, तो हम 5 बार जैसे कक्षा में करते हैं। तो एक चरण में मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लिया, सेकंड टाइम रिपीट किया हमने मणिपुर चक्र पर केंद्रित कर लिया, थर्ड टाइम किया हमने विशुद्धि उदयन जंतर बंध लगा वहाँ केंद्रित कर लिया। परंतु अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका फोकस मणिपुर चक्र पर ही रखें। तो आइए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। साँस को भरें। प्रमोद जी बाह्य प्राणायाम करा दो। आप करने जा रहे हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें लंबा गहरा श्वास भरना है। थोड़ा श्वास भरने के बाद श्वास को एकदम बाहर निकाल देना है। उसके बाद मूल बंद, निष्कासन अंगों का संकोचन ऊपर की ओर, उड़ियान बंद, नाभि को खींचकर रीढ़ के साथ लगाना और जलंधर बंद ठोडी को कंठ में दबाना। ये 3 बंद लगेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकना, घुटन होने से पहले फिर श्वास को भर लेना, फिर श्वास को बाहर छोड़कर रिपीट करते जाना। सभी शुरू करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को बाहर छोड़कर, बाहर रोककर त्रिबंध लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें। घुटन होने से पहले फिर श्वास को भर लें, फिर श्वास को बाहर छोड़कर बारंबार करते जाएं। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्कर प्रभाव में आता है और जब उड़ियान बंद लगाते हैं तो हमारा मणिपुर चक्कर प्रभाव में आता है। पेट के सभी अंग ये मणिपुर चक्कर ही कंट्रोल करता है और जब हम ठोडी को कंठ में दबाते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आता है। इसका अभ्यास कम से कम 5 बार करना है। जिन्हें प्रॉब्लम है, शोर की प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास आप अलग से अधिक समय के लिए करें। सुबह क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कपालभाति, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम इनका अभ्यास अवश्य कर लिया करें। क्रिया हाँ, पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आइए वापिस। ओम जी। ओम जी, धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये बाह्य प्राणायाम, इसके अंदर बस मैंने जैसे पहले भी कहा फ़ोकस मणिपुर चक्र पर कर दीजिए। फ़ोकस तभी बिना चित्र के चित्रण नहीं हो सकता। जो चक्र पर फ़ोकस करते हैं, उसका आकार क्या है, 10 पंखुड़ी वाला कमल का फूल, ब्लड उसका तपे सोने जैसा रंग और सूर्य केंद्र अग्नि केंद्र है। ये जहाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो बाह्य प्राणायाम इसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। अब इसके अंदर जो शुगर को ठीक करने के लिए इसके साथ ही साथ आगे हम अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
अग्निसार प्राणायाम आप जानते हैं, सांस भरा छोड़ा और खाली पेट को आगे पीछे करते चले जाना है। फोकस कहाँ रहेगा, क्योंकि प्रभाव मेनली मणिपुर चक्र पर है। तो मैं कुणाल जी से कहूंगा कि वो अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास आपको करवाएं। कुणाल जी। हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए, अग्निसार क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास को खाली करना है, श्वास को रोक के हमने पेट की दीवार को आगे पीछे करना है। शुरू करें। अक्सर यहाँ पे साधुओं का प्रश्न होता है कि हमने स्ट्रोक लगाने कितने हैं। तो इसके लिए देखिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कई मेंबर्स जो पुराने हैं, जिनका योग अभ्यास बहुत सुंदर है, वो 100 तक की गिनती पे पहुंच जाते हैं। जो नए साधक हैं, जो अभ्यास अभी नया नया शुरू किया, उनसे स्ट्रोक 20 लगेंगे। तो जितने भी स्ट्रोक लगे, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक ही श्वास में करना है। पेट अंदर जाता जाएगा, बाहर अपने आप आता जाएगा। एक बार फिर प्रयास कर लीजिए। श्वास भरा, श्वास खाली किया, श्वास को रोक के पेट की दीवार को आगे पीछे। चलिए, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वापस। ओवर हाँ, टू कृष्ण सर। धन्यवाद कुणाल जी, धन्यवाद। ये देखिए, ये कितना जबरदस्त प्राणायाम है। कैसे उसके अंदर दिक्कत आएगी, परंतु क्या है कि व्यक्ति शरीर से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत ही जिंदगी है, प्रेम ही जिंदगी है, करता ही नहीं। अगर मैंने अपने शरीर के साथ प्रेम किया होता तो कैसे समस्या आ जाती। आने पर भी ठीक, उससे मैं भोजन उसको ठीक नहीं देता, अपने आलस के कारण मैं उठता नहीं, करता नहीं, कुछ वर्कआउट नहीं करता, तो कैसे बात बनेगी। सही मित्र, तो वे शरीर तो मेरा बहुत प्रिय मित्र है। आप जानते हैं ना कि शरीर से बढ़िया कोई हमारा मित्र नहीं है दुनिया में। मैं जैसे इसको कहता हूँ, ये वैसा बिहेव करता है। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, ये बैठ जाता है। चल तू चल, नहीं नींद आती भी हो तब भी कहता नहीं मैंने काम करना है। कितना कहना मानता है, कितना आज्ञाकारी है। परंतु मैं इसके साथ क्या करता हूँ, कुछ समय पर इसको भोजन नहीं दिया, समय पर इसको मैंने योग नहीं दिया, समय पर मैं इसके साथ व्यवहार ही ठीक नहीं किया। उलट पुलट ये वो सब चली जा रही बात सारी। तो शरीर से बढ़िया दूसरा कोई मेरा कोई मित्र नहीं। जैसे मैंने कहा, ये शरीर ही एक साधन है जिसके मैंने साध्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। अगर ये बीमार हो गया तो मैं कैसे आगे परमात्मा को प्राप्त करूंगा, कैसे मैं देश की सेवा करूंगा, परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना मेरी प्राइम ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो ये जो प्राणायाम जैसे हमने अग्निसार अभी किया है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि इससे पेंक्रियास लीवर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जहां तक मैंने दवाइयों की बात कर रहा था, आयुर्वेदिक मेडिसिन जहां पेंक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, इंग्लिश मेडिकेशन का सेवन करने से डायबिटिक पेशेंट को शुगर हो जाती है। शुगर नहीं, डायबिटिक पेशेंट को कब्ज हो जाती है। उसका दुष्परिणाम उन बीमारियों को फिर और सुनिए। शुगर के वो दवाइयां खाते खाते, क्योंकि जो हमारी रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है जो ब्लड कैरी करती हैं, उनके अंदर वो ठीक से काम नहीं करती, उनके अंदर भी कड़ा वो आ जाता है, रूखापन। तो फिर व्यक्ति को शुगर के कारण आगे आगे इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जोड़ों के दर्द हो सकती है, उसको घुटनों के दर्द हो सकते हैं, उसकी किडनी फेलियर्स हो सकती हैं, उसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। वक्त से पहले सीधा अटैक शुगर का किडनीज और आंखों पर पड़ता है सबसे पहले। खूबसूरती तो गई पहाड़ पे। और उसका शीरक बल, जैसे मैंने शारीरिक शारीरिक तौर पे व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि मतलब उसका किसी काम को मन ही नहीं करता। धीरे धीरे वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी अगली स्टेज। और कहीं कोई रोग आ जाए, कोई जख्म हो भी जाए, वो ठीक नहीं होता। परंतु
हमारे अपने जो बनवारी लाल जी हैं, उन किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई दिक्कत है, जिसके जख्म हो रखे हैं, बहुत बड़े-बड़े जख्म क्यों ना हो रखे हों, उनसे कॉन्टैक्ट करके उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट करवा दीजिए। उनसे सलाह लेकर वो गौमूत्र से, गाय का जो घी बलूनी का होता है, उससे उसकी पट्टियाँ कर के व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस उनके पास है। हमारे इस योग परिवार में ऐसे-ऐसे हमारे गुजरी के लाल बैठे हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज, इतना सामर्थ्य है, परंतु उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो जख्म भी हो गया है, कितना बड़ा क्यों ना हो, वो भी क्योर हो जाता है और व्यक्ति आनंदपूर्वक अपना जीवन जी सकता है। नो डाउट इन इट। और शुगर के कारण व्यक्तिगत आपने नोटिस किया होगा, जिसको शुगर का होता है, उसके पैरों में से भी सेक निकलता है, पिंडलियाँ भी दुखती हैं, चलना तो दूर की रही बात, कैसे काम करेगा? तो मतलब ये हुआ कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, लाइफ़स्टाइल को ठीक करना, प्रतिदिन योग अभ्यास करना, ज़रूरत पड़ने पर औषधियों का सेवन करना। और औषधि कौन-सी? कौन-सी लूँ? इमरजेंसी में व्यक्ति का शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है उसको, तो उसको लिए तुरंत उसको एलोपैथी मेडिसिन में लेकर जाएँ, ताकि वो तुरंत कंट्रोल हो जाए। साइड इफ़ेक्ट तो बाद में ठीक हो ही जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो उसकी जान बचानी है, जान बचानी है। इम्पोर्टेंट ये है। बाकी जैसे स्टीरॉइड व्यक्ति को दे देते हैं किसी बीमारियों के अंदर, क्योंकि बंदे की लाइफ़ इम्पोर्टेंट है। वो बच गया तो साइड इफ़ेक्ट भी ठीक कर लेंगे, उसके उपचार भी। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आगे चलते हुए हम जब अनुलोम-विलोम प्राणायाम की साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसके शरीर की एक-एक कोशिका तक, एक-एक साल तक प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है। पैंक्रियाज़ भी हेल्दी हो जाएगा, लीवर भी हेल्दी हो जाएगा, शरीर के बाकी अंग भी हेल्दी हो जाएँगे। उसका मानसिक जो ब्रेन के अंदर 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं, अनुलोम-विलोम प्राणायाम से बैलेंस हो जाने की वजह से उसका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त अनुलोम-विलोम प्राणायाम है। और ये प्राणायाम एक ऐसा है कि वो व्यक्ति दिन में भी करे। हालाँकि ये प्राणायाम अनुलोम-विलोम खाने के बाद भी किया जा सकता है, परंतु अनुभव क्या कहता है? आप अनुभव कर सकते हैं, खाली पेट प्राणायाम करने का आनंद, मेडिटेशन करने का आनंद ही कुछ अलग है। अलाउड है कि खाने के बाद अनुलोम-विलोम करे, कर सकता है, परंतु जो पहले करने खाने से घंटा, आधा घंटा पहले कर लेगा, उसको करने की मौज आ जाएगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, ओम साथ-साथ जी भैया, अपनी बात रखें। हाँ मैं जी। एक बात ऐड कर सकती हूँ बीच में, थोड़ा सा हाँ जी, ऐड ऑन कर लूं? करो नीलम आप बहन, करो, देखो करो जी। इतना अच्छा बता रहे हो, सारा योग से कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक सिंपलेस्ट मेथड अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दबा लें ना, तभी भी ये रोग बिल्कुल पास नहीं आएगा। और पॉइंट्स इतने सिंपल, क्या करना है? सबसे पहले पैनक्रियास की मेन प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। तो पैनक्रियास के लिए लेफ्ट हैंड की छोटी जो उँगली है हमारी, उसके नीचे पॉइंट है पैनक्रियास का, उस पॉइंट को दबा लें। और कम से कम हमने इसको 2 मिनट के लिए दबाना है। 2 मिनट दबाएं इस पॉइंट को, कभी पैनक्रियास इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि जितना बॉडी को चाहिए इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो हमारे सारे ऑर्गन्स है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक को दबाई जाएंगे तो दूसरों का कुछ नहीं होगा। तो इन सभी स्क्रीशंस को जो एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है, वो है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, जो कि राइट थंब के टिप के ऊपर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, लिवर, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तो राइट थंब के ऊपर मास्टर ग्लैंड, जब भी ध्यान आ जाए बैठे बैठे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट कर ले। और जब भी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है। और डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लिवर करता है। किडनीज हमारे बॉडी से वेस्ट निकालती हैं। तो लिवर का पॉइंट राइट थंब में, ये देखो छोटी उंगली के नीचे इधर, लिवर का पॉइंट दबाएं। और हथेली के बिल्कुल सेंटर में किडनी पॉइंट, किडनी पॉइंट अगर दबा लेंगे ना तो पूरे शरीर में कोई विषैला तत्व रहेगा ही नहीं। पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी इन पॉइंट्स को दबाने से। और जो एक चीज आती है, नकारात्मकता आ जाती है, थोड़ा बंदा डाउन हो जाता है,
तो राइट थंब का, लेफ्ट थंब का जो नेल है ना, नाखून के नीचे दबाते हुए। नकारात्मकता दूर, तनाव, डिप्रेशन सब दूर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर ध्यान में रख लेना तो ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है ये तो कभी आएंगी नहीं। तो भैया आप तो योग के सूर्य हो, मुझे लगता है कि ये जो आप नॉलेज दे रहे हो ना, इसके साथ साथ अगर ये हम अपनी रूटीन में ऐड कर लेना पॉइंट्स दबाना, तो बहुत अच्छा मतलब एक एड ऑन इफेक्ट हो जाएगा हमारे, मतलब हमारे योग और प्राणायाम के साथ। ये मुझे नीलम लगता जी, है। एक बार दोबारा बता दीजिए। कौन सा Point दीदी, कौन से पॉइंट्स दबाने हैं थंब के नीचे वाले? दीदी देखो, हमने सबसे पहले तो ध्यान रखो कि पूरी बॉडी के अंदर जितनी स्क्रीशंस है ना, स्क्रीटरी ग्लैंड्स हैं, वो राइट थंब के ऊपर है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर ये ग्लैंड एक्टिव है तो इसने खुद ही देख लेना कि किस समय बॉडी को कितनी स्क्रीशन की जरूरत है, तो वो एक्टिवेट होगा, तो वो खुद सिग्नल दे देगा कि इस टाइम पैनक्रियास ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, किडनी ने, एड्रिनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना है, लिवर ने स्क्रीशंस प्रोड्यूस करनी है। ये एक्टिव होना चाहिए राइट थंब। बस बैठे बैठे इसकी टिप दबाते जाओ। और अगर पर्टिकुलरली शुगर, ये तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा ना, अगर पर्टिकुलरली शुगर है तो पैनक्रियास को एक्टिव करने के लिए ये छोटी वाली जो लेफ्ट हैंड की चीची जिसको बोलते हैं, इसके नीचे पैनक्रियास का पॉइंट है, उसको दबाते जाएं। और जो इंटरकनेक्टिंग साथ में दो ऑर्गन्स, लिवर और किडनी, उनका एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवर ने पूरी शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, किडनी ने विषैले तत्व जितने भी एक्यूमुलेट हो गए हैं, हम गलत खा लिया, कुछ खा लिया, अगर हम किडनी को एक्टिव रखेंगे ना, तो आप यकीन मानो, आप जब किडनी को दबा के रखोगे ना, जितनी टॉक्सिसिटी बॉडी की होगी, फर्स्ट यूरिन में वो बाहर निकल जाएगी। और प्रेशर पॉइंट्स दबाने के बाद हल्का गुनगुना पानी 20-25 मिनट बाद पी लो, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और आप खुद फील करोगे इतनी एनर्जी आ जाती है उसके बाद बॉडी में। थैंक यू जी, थैंक यू भैया, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे था कि ये पॉइंट भी जरूरी है, एक्यूप्रेशर वाला भी साथ में। वो कहते हैं ना वो गाने वाले की वो नहीं रहती और नाचने वाले की हड्डी नहीं टिकती। एनीवे कोई नहीं, आपने कर लिया पहले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लोग ही बैठे हैं सारे, वो मैंने बीच में लाना ही था आपको, कोई बात नहीं, अच्छा है फिर भी। अब सुनो, अब जो हम बात कर रहे थे, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम से, अनुलोम विलोम करते जाइए साथ साथ, शरीर के भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जैसे हम योग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उससे शरीर सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑटोमेटिकली दब जाते हैं। फर्क समझ ना जरा, जो नीलम भाई ने बात की है वो भी सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम मान लो हम करते हैं, जैसे कोण आसन करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, जाके आसनों में प्रवेश करेंगे, तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बढ़ जाते, एक्टिवेट हो जाते हैं। शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक से होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और बॉडी बैलेंस हो जाती है। एक एक आसन ही शरीर के भीतर इतने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को सक्रिय कर देता है, हम सोच नहीं सकते। और एक्यूप्रेशर की जो विद्या है बड़ी लाभकारी है। ये विशेष तौर पर वो लोग जो योगा नहीं करते और जो बेड रिडन है, बेड रिडन व्यक्ति जो है, शुगर उसको हो रखी है, वो कैसे आसन करेगा, कैसे प्राणायाम करेगा, वो तो मरा पड़ा है बिस्तर के ऊपर, कैसे ठीक होगा? तो वहां पर ये एक्यूप्रेशर जो पैथी है बड़ी कमाल की है, क्योंकि इसने भी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है और इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है। देखो, कपालभाति प्राणायाम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी है, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, सब का सब एन शरीर एकदम फर्स्ट क्लास कर देगा। परंतु एक्यूप्रेशर वो पेशेंट्स के लिए, जो बेचारे की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है, बैठा दूसरा व्यक्ति उसको कर देगा तो उसको हेल्प होगी और उसको हीलिंग उसकी होने लग जाएगी। अब साथ ही साथ जहां पर अब आ गया मेडिसिन, हमने आयुर्वेदिक लेनी है। सेकेंडली, इमरजेंसी में एलोपैथी मेडिसिन लेनी है। परंतु डायबिटिक पेशेंट एक चीज का बहुत ध्यान रखे, अपनी क्लासेस के अंदर भी जो है वो साथ में पानी और मिश्री जरूर रखे। समटाइम्स क्या होता है, व्यक्ति शुगर चेक करवाता नहीं, जबकि कुछ कुछ दिनों के बाद चेक करते रहना चाहिए, कहीं डाउन तो नहीं होगी, दवाई डोज वही चलती रहती है, डोज वही चलती रहती है, परंतु उसने चेक नहीं करवाई तो कई बार शुगर डाउन हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है।
इतना बेहोश हो जाता है, कई बार कोमा से व्यक्ति वापस नहीं आता, उसकी डेथ हो जाती है। इतनी सीरियसनेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि घटी का इलाज नहीं है, बड़ी का इलाज है। तो यहाँ पर सचेत और सजग रहना है अपने प्रति कि मेरी सीरियस स्थिति क्या है। तो एडवाइस ये किया जाता है कि अपने साथ वो व्यक्ति खाने-पीने वाली चाहे बिस्किट ही पास में क्यों ना रखे, क्योंकि शुगर लो होगी तो बड़ी दिक्कत है, अगर उसको कुछ ना मिला तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, वो ग्लूकोज़ से चलता है, उसकी डाइट ग्लूकोज़ है। तभी व्यक्ति जब शुगर लो होती है तो कोमा में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना। हाँ, अगली चीज़ अब देखिए, पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, वो एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर अपना इलाज कर रहा है, तो उसको वहाँ से निकालना कैसे है? ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं चिकित्सालयों के अंदर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को एडवाइस जब वो अपनी मर्दनाशनी या दूसरी माँगता है तो हम कहते हैं यार किसके लिए लेकर जा रहा है तू? आपको या किसी और को? फिर उसको एडवाइस किया जाता है कि तू आप भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेशन से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सचेत रहना होता है। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, जब मैं एक मेडिसिन ले रहा होता हूँ रेगुलरली कितने वर्षों से, जब दूसरी दवाई पे शिफ्ट करता हूँ, तो हम पहली मेडिसिन बंद कर देते हैं। आयुर्वेदिक स्टार्ट कर दी, एलोपैथी बंद कर दी। बॉडी एडिक्टेड हो चुकी होती है, तो उस व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो फिर क्या होता है कि एलोपैथी मेडिसिन के साथ-साथ पैरेलली आयुर्वेदिक मेडिसिन चलती रहती है। कुछ गैप आधे घंटे गैप में दे सकते हैं, वो चलती रहती है, वो विद एडवाइस करना है, चलती रहती है क्योंकि शरीर के अंदर 2 मेडिसिन्स जा रही हैं। एलोपैथी भी जा रही है और आयुर्वेदिक भी जा रही है। फिर क्या करता है डॉक्टर एडवाइस करता है कि भाई धीरे-धीरे तू मेरे से सलाह करके एलोपैथी मेडिसिन को उसको टेपर करता जा, घटाता जा। घटते-घटते एलोपैथी मेडिसिन घटती जाएगी और आयुर्वेद मेडिसिन की चेक करते-करते डोज़ बढ़ानी भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे कोई मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई होना ही नहीं, शरीर का कोई नुकसान नहीं होना। तो फिर धीरे-धीरे करके ऐसे हम एलोपैथी मेडिसिन से छुटकारा पा लेते हैं और व्यक्ति आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसको एडवाइस किया तू योग अभ्यास स्टार्ट कर दे, क्योंकि सैर करने से भी फ़ायदा है, एक्सरसाइज़ करने से भी फ़ायदा है। परंतु जो फ़ायदा योग से है वो किसी से नहीं है। टेक इट ग्रांटेड। आप इसको मान के चलें, क्योंकि योग से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक सभी प्रकार का लाभ होता है। सैर से तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, पर कितनी करेगा? थक जाएगा व्यक्ति। शक्तिहीन तो पहले हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है लगातार चल-चल के। परंतु प्राणायाम तो बैठ के करने हैं, लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है और प्राणायाम योग करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, आउटपुट बढ़ जाती है। मतलब योग से इनपुट एनर्जी ज़्यादा है और आउटपुट एनर्जी हमें अधिक मिलती है। ये योग की ब्यूटी है। मैं अब और आध्यात्मिक जो दूसरे लाभ है वो तो अलग से बात है, अगर शारीरिक पक्ष की बात करें। परंतु एक्सरसाइज करने से व्यक्ति थकेगा, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। सैर करने से डायबिटिक पेशेंट की एनर्जी लेवल और डाउन हो जाता है। क्योर कैसे होगा? क्योंकि शरीर को ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या आता है, आगे आता है परहेज। अनुलोम-विलोम करते जाइए आप। आगे आता है परहेज। परहेज की जैसे बात जो पहले मैंने तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, घी तेल नहीं खाना, ठीक है जी? वो मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना, उनको एक तरफ रख दीजिए। तो फिर करें क्या? मीठे फल, मीठी सब चीज़ें नहीं खानी। तो फिर क्या करें? इसके लिए हरी सब्जियाँ आप खा सकते हैं, चौलाई खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं। पालक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाजर खाइए जितनी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं। नीम, करेले का, जामुन का जूस पीजिए। आप बना भी सकते हैं और बने-बनाए भी आते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक इन चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। तो जिस तरह से ईज़ी हो, वो ट्रैक पकड़ लेना चाहिए। बनी-बनाई बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हम ले सकते हैं। जामुन की बात मैंने बात कर चुका हूँ। तो ये वो और विटामिन सी सीरीज़ के जो फूड है, संतरा, अमरूद, हाँ जी, ये चीज़ जो है विटामिन सी की सीरीज़ वाले, नींबू बड़ा अच्छा है इसके लिए, वो चीज़ें हम ले सकते हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल फिर ठीक रहता है। तो भोजन सुपाच्य हो, तला-भुना ना हो, रॉ फॉर्म में खाएँ जितना, अंकुरित अनाज बड़ा अच्छा है इसके लिए, मोठ चने के जो होते हैं वगैरह, ये आप खा सकते हैं अंकुरित करके, वो हम ले सकते हैं। और वाटर इनटेक
तो ज़्यादा करना ही होता है। परंतु ध्यान में ये रखना है, जो लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं, लाइफ़स्टाइल में हम क्या बताते हैं जनरली कि सुबह और रात को ब्रश करके गुनगुना पानी पीकर सोएँ, सुबह उठकर 2-3 गिलास कोसे पानी के बैठकर धीरे-धीरे घूँट-घूँट कर पिएँ, खड़े होकर पानी पिएँगे तो बड़ी उम्र में घुटनों में दर्द, वात रोग बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द आता है तो बैठ के पिया जाए। फिर अपना फ्रेश होके नहा धोकर कोशिश करें, भी हम योग अभ्यास करें और योग की क्लास में करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, जैसे हम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 1.5 घंटे की क्लास होती है। घर में तो कभी बंदे की एकाग्रता नहीं बन पाती, मतलब अकेले करने में। परंतु जब कक्षा में बैठकर हम अभ्यास करते हैं, उसका कुछ नज़ारा अलग है। माना ठंड है तो ऑनलाइन हम क्लासेस चलते हैं, तो वो करें। फिर कोई भी चीज़ खाएँ-पिएँ अच्छी तरह चबाकर धीरे-धीरे, विशेष तौर पर खुश होकर। खुश होकर पकाएँ, खुश होकर खिलाएँ, खुश होकर खाएँ, फिर परिवार में अमृत वर्षा होती है। कड़े ना हो और खाना खाते वक़्त ध्यान ये रखना है कि पूरी एकाग्रता से खाना, बातचीत ना हो। जब खाना खाते समय बात करते हैं, तो भोजन अच्छे से पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता। विशेष तौर पर जब टीवी वगैरह देखते हुए भोजन करते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक है। भोजन अच्छे से ना पचने से शरीर के भीतर व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं। टीवी पर कोई सीन चलता है, वही भाव मेरे भीतर होता है, जो मेरे को परेशान करता है फिर। क्या करूँगा? तो भोजन बड़े अच्छे मन से सुख शांति पूर्वक खाएँ। हम जीवन के भाग-दौड़ में तो लगे हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, परंतु जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं, जब वो समय आता है तो अपना विवेक वहीं से फिर मिस हो जाता है। आराम से अच्छे मन से अपने भोजन कीजिए और इस भाव से कीजिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, इससे मेरे शरीर का निर्माण हो रहा है, इससे मेरा जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन को इस तरह से करना और ओवर ईटिंग नहीं करनी। शुगर के पेशेंट को भूख बार-बार लगती है, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको कुछ खाना पड़ना होता है, तो पानी बार-बार पीना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब म इस तरह से हम जो अपने भोजन को ठीक कर लें, वो भोजन जो रोग को बढ़ाता हो, मीठी चीज़ें जो वो मैंने कह चुका हूँ, उनका सेवन हटा दीजिए और उसकी जगह उसको रिप्लेस करके वो भोजन सुपाच्य भोजन जो ईज़ी डाइजेस्टेबल हो, वो ज जो फलों की बात की है, सलाद आप जितनी मर्ज़ी खाइए, चपाती कम से कम खाएँ, सलाद अधिक से अधिक खाइए। मल्टीग्रेन आटा आता है, नवरत्न आटा आता है, उसको मिक्स कीजिए। हम सारा साल कणक खाते हैं, चलो ख फिर भी 2 दूसरा मल्टीग्रेन भोजन ले लीजिए। वो और चीनी की जगह आप गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, शुगर है, वो रूटीन में है, परंतु शुगर हो गई है, तो वरदान नाम की एक ऑर्गेनिक शुगर आती है, वरदान नाम की, वो अवेलेबल है मार्केट एक ब्लेसिंग के नाम से भी आती है। परंतु जो टैबलेट्स केमिस्ट से लेकर शुगर वाली खाते हैं, उसे अवॉइड कीजिए, परंतु ये नेचुरल आयुर्वेदिक जो वरदान और मैंने ब्लेसिंग की बात की है, उसका आप सेवन कर सकते हैं अच्छे से अगर कोई दिक्कत नहीं। परंतु शुगर ना हो, इसके लिए पहले से ही अपनी किचन को ठीक कर सकते हैं। हम घर में सेंधा नमक यूज़ करें, उसमें सोडियम कम होता है, वो बहुत अच्छा रहता है। चीनी की जगह गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल कीजिए अगर मिल जाए, तो नहीं तो फिर ऑर्गेनिक ले लीजिए अपनी-अपनी समर्थानुसार। तो इस तरह से किचन को ठीक करने से और आप इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और पानी की जहाँ तक बात है, पानी भी आप फ़िल्टर वाला पानी घड़े में डाल के पीजिए, क्योंकि उसके अंदर नहीं तो बड़े तत्व निकल जाते हैं, जिसके कारण कई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी दिनचर्या को ठीक करना। हाँ, सेकंडली अब दिनचर्या में पानी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें, रोटी से 40 मिनट पहले पीजिए और रोटी खाने के 1 घंटा बाद पीजिए। हम जनरली 30 मिनट और 1 घंटे की बात करते थे, परंतु ये 40 मिनट पहले और 1 घंटे का विधान ज़्यादा अच्छा है और 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। जो लोग पानी रोटी के बीच में पीते हैं, तुरंत साथ में पीते हैं, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री ना होने की वजह से भी बंदे को शुगर हो जाती है, पानी गलत पीने से। क्योंकि सिस्टम बिगड़ने लगता है, पाचन सिस्टम बिगड़ने लगता है, भोजन अच्छा-सा पचता नहीं, शरीर की अधिक एनर्जी उस भोजन को ब ड डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो शरीर के अंदर से माल विकार कैसे लगे बाहर निकलेगा? वो तो सारा दिन भोजन पचाने में ही लगा रहा है, तो शरीर का निर्माण कैसे होगा? शरीर की रिपेयर कैसे होगी? तो इसलिए समय पर भोजन करना, जितना ज़रूरत है उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करनी, परंतु भूखे भी नहीं रहना। और बात डायबिटिक पेशेंट और कभी-कभार अगर उपवास भी कर लेता है ना,
कर लेता है हफ्ते में एक आधी बार, वो भी उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो कहने का बात यह है कि शुगर का रोग ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये कभी नहीं मानना कि ये मैं क्योर नहीं कर सकता, वो अपने हाथ में है। आयुर्वेद किसी भी चीज को क्योर करने में बीमारी को इनकार नहीं करता, और जहां से एलोपैथी जहां खत्म होती है वहां से आयुर्वेद स्टार्ट होता है। एक और बात को धीरे धीरे अनुलोम विलोम करके वापस आ जाएं। एक बात को और समझ लो, शुगर को क्योर कैसे है, अब देखिए जरा। हम जीवन भर पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, परंतु इनको कभी भी हमने औषधियों के संज्ञा में नहीं लिया। पानी पीते हैं, रोटी, क्योंकि इसके बगैर जिया नहीं जा सकता, और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इनका सेवन हर रोज करते हैं, परंतु इनको बीमारी की संज्ञा में नहीं गिनते, दवाई की संज्ञा में हम नहीं गिनते। एज वेल एज जब आयुर्वेद की मेडिसिन कर लेने से हम लेंगे, वो नेचुरल है, उसको हम समझ लीजिए भोजन है। सुबह भी गोली खा ली, दोपहर भी खा ली, शाम को खा ली, जैसे रोटी खा ली वैसे वो खा ली, परंतु माइंड के अंदर ये सेटअप हटा दीजिए कि मैं दवाई खा रहा हूँ, तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि मेरी डायबिटीज है वो नॉर्मल है, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो वो हटा देना है मन से कि मैं दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ। सिर्फ वो भी तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इन जड़ी बूटियों से ही बनी होती हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो शुगर के रोग को ठीक रखने के लिए, करने के लिए, ये अपना जो अपने परहेज करना, भोजन को दिशा देनी और नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना। एक विशेष बात के लिए और ध्यान रखना है कि रात का जब हम भोजन करते हैं, कम से कम सोने से 2 ढाई 3 घंटे जितना पहले हो जाए उतना ही अच्छा होता है। हम क्या होता है, जनरली हम लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, और उसके बाद खाना खाया तुरंत सो गए, उससे भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और तुरंत भोजन खाकर तुरंत एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। उससे भी शुगर का रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो उसके अंदर इतना सिस्टम गड़बड़ होता है। तो लाइफस्टाइल को ठीक किया, और थर्ड ऑप्शन आती है अपना पानी। दिन में लिक्विड डाइट 3 से 4 लीटर इनटेक होना चाहिए। जो भी हम पीते हैं, दिन 3 से 4 लीटर काफी होता है, वो लेना। तो और साथ में औषधियों का सेवन करना। धीरे धीरे अगर हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं, योग अभ्यास करते हैं, भोजन को ठीक करते हैं, कोई वजह नहीं कि धीरे धीरे शुगर की मेडिसिन जो है कम हो जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो आप उसको क्योर कर लें। परंतु रेगुलरिटी, परहेज बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अब आगे अनुलोम विलोम कंप्लीट करके वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अब व्यक्ति को शुगर हो गई, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, परेशान है, परेशान है, नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई। तो इसका मतलब ब्रेन के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ताकि उसकी मानसिक स्थिति से उसको बाहर निकाला जाए। जनरली हम 5 बार करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, परंतु उसको वो 5-5 बार करके से ग्रुपिंग करके 2 बार 3 बार कर ले, 15-20 बार कर ले। तो मैं भ्रामरी प्राणायाम के आमंत्रित करूंगा मनीष जी को। मनीष जी भ्रामरी प्राणायाम करवा दीजिए, 3 बार करवाएं। ठीक है। ओम जी। हाँ जी। भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति ले, पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां कोमलता के साथ आंखों पर, कोहनियों को ऊपर उठाएं, धरती के पैरेलल कीजिए, मूल बंद लगाएं, जीभा मुड़कर तलवे के साथ गहरा लंबा श्वास भरें, कानों के छिद्र बंद करते हुए मधुर स्वर में भ्रामरी रम करें। धीरे धीरे वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, प्रभाव को देखते जाएं, भीतर गहरा उतरते जाएंगे। अपनी मधुर अवस्था का मधुरता के साथ मानसिक अवलोकन करते जाएं।
ओम जी, धन्यवाद अंकल। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, आंखें खोल लीजिए। अब देखिए, जो टमाटर है ना, टमाटर का सेवन किसी के रूप में भी, किसी भी रूप में करना, उसका जूस निकाल के पीना, उसकी सब्जी बनाकर खाना, टमाटर की बात कर रहा हूँ, उसको सलाद के रूप में लेना, ये बहुत कारागर है, बहुत कारागर है शुगर को नॉर्मल करने के लिए। हाँ, अब थोड़ा-सा दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे हम योग, पाँव आगे खोल के आप सूक्ष्म व्यायाम खुद कर लीजिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। योग के अंदर एक कुंजल क्रिया होती है, जो पानी पी के हम वॉमिट आउट करते हैं। वो भी बहुत उसके लिए कमाल की चीज़ है व्यक्ति के लिए। और ताज़े पानी का अनीमा, जिसको कोई शुगर के कारण मेडिसिन खाने से, अंग्रेज़ी खाने से कब्ज़ भी हो जाती है, तो उसको व्यक्ति को अनीमे की ज़रूरत पड़ती है। तो अनीमा इसमें वैसे तो हम जनरली गुनगुने पानी का करते हैं, परंतु वो व्यक्ति ताज़े पानी से का अनीमा करे, उससे उसको बहुत लाभ होगा। उसके आगे और सुनिए, प्राणायाम आसनों से भी अधिक लाभकारी मुद्राएँ होती हैं, मुद्राएँ। इसके लिए एक तो सूर्य मुद्रा है, मैं करके दिखाता हूँ। ये जो रिंग फिंगर है ना, इसको अंगूठे की जड़ में लगा के अंगूठे से ऐसे दबा देना। सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाकर ऐसे अंगूठे दबा दें, 3 उँगलियाँ सीधी कर देनी है, दोनों हाथों की। ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है। आगे चलिए, ये हो गई, देख लिया, दोनों हाथों की करनी है ये, ऐसे। अब आगे देखिए, प्राण मुद्रा, रिंग फिंगर और चिंची, इन दोनों उँगलियों को मिलाकर अंगूठे के टिप से ऐसे दबा देना। ये देखो, दिख रही होगी। ये प्राण मुद्रा है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है। ये नाड़ी तंत्र के अंदर मुद्राएं आती है और ये प्राणायाम और आसनों से भी अधिक लाभकारी है और इसका अभ्यास 45 मिनट दिन में करना होता है। एट ए स्ट्रेच ना करो, 10-10 मिनट करके बैठ के करो। परंतु अधिक लाभ, जैसे हम प्राणायाम में बैठकर सीधा रखकर बैठते हैं तो इन मुद्राओं का और भी अधिक लाभ हो जाता है। इतनी कमाल की मुद्राएं हैं जी। और इसके बाद अब एक्यूप्रेशर से भी इसको ठीक कर सकते हैं, मुद्राएं किसी भी इससे ठीक कर सकते हैं। एक मैग्नेटोथेरेपी होती है। मैग्नेटाइज्ड वाटर को पीना, उसका नॉर्थ और पोल दो, एक ग्लास होता है, उसके अंदर 2 पोल बने, सेंटर में मैग्नेट लगा होता है, प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर दोनों फिल्टर वाला पानी डाल के 12 घंटे बाद वो चार्ज हो जाता है। उस मैग्नेटाइज्ड वाटर को थोड़ा-थोड़ा करके दिन में 2-3 बार में पी के उसको आप खाली पेट कर लीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर की रोटी से पहले और रात की रोटी से पहले 1 घंटा पहले ले लीजिए। तो मैग्नेटाइज्ड वाटर भी बॉडी को इतना क्लीन करता है, हम सोच नहीं सकते। तो इतनी सारी परमात्मा की तरफ से हमें सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे तरीके हमें उपलब्ध हैं, इतने टेक्निक्स हमारे पास हैं, पर परंतु दिक्कत क्या है कि व्यक्ति करता नहीं। समस्या तो यहाँ खड़ी है, उठना ही नहीं, करना ही नहीं कुछ, कहना नहीं मानना, तो कैसे बात बनेगी? तो ये हाँ, ये जो मैंने बात कही है, लाइफ़स्टाइल को ठीक करना, फिर वहीं फ़ोकस होता है और योग अभ्यास प्रतिदिन करना, टेक्निक से करना, प्राणायाम की साधना करनी, मेडिटेशन की भी बहुत बढ़िया है इसके लिए। क्योंकि मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी है, पर होगी तब जब व्यक्ति स्वस्थ है। बैठा तो उसके जाता नहीं, कभी इधर हिलता है, कभी उधर हिलता है। परंतु शरीर तो स्थिर करे पहले, वो आसनों से होगा, अपनी दिनचर्या से होगा। तो वो शरीर, बॉडी, माइंड पर नियंत्रण तभी होगा जब प्रतिदिन योग साधना करेगा। सूत्र यही है कि प्रतिदिन योग साधना करें। अब आसनों की बात आगे करते हैं। इसके लिए पश्चिमोत्तानासन है, जरा पाँव आगे खोलिए। पश्चिमोत्तानासन टफ है। रूपा बहन जी, पश्चिमोत्तानासन कराइयो तुसी। रूपा बहन कराएगी, पश्चिमोत्तानासन बहन कराएगी। जी भैया, आसनों में माहिर करवाल जी ही हैं, क्योंकि मैं आसन कम करवाती हूँ। करवाल फंस जी गई तो ही बोलेंगे, वो रूपा कर नहीं रहे बहन। ना, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ। पहले शिक्षक वही है ना जो खुद करे, पहले मैं कुर्सी पे बैठ के आपका सुन रही हूँ सारा। बहुत अच्छा अब है, मैं गुनाज कौन से, आए। रूपा बहन, मैं कौन से आसन कर रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है ना? बनवारी मेरे लाल जी पश्चिमोत्तान, सुनो, बनवारी लाल जी पश्चिमोत्तानासन करवाएंगे। बनवारी लाल जी कराओ, बनवारी लाल जी खोलो, अनम्यूट करो वॉल्यूम। नहीं, करवाना सबको, सबको करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकनी, हाँ। हथेलियां पांव तक, नाक माथा घुटनों तक। धीरे धीरे वापस, गर्दन सहित नीचे जाना, गर्दन सहित ही वापस आना। ओम, धन्यवाद।
बनवारी लाल जी के दर्शन हुए। मैं तो इनको कहता होता हूँ, बनवारी ले जीने का सहारा तेरा नाम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। हाँ जी, आप आए, बहुत अच्छा है। तो ये पश्चिमोत्तानासन जैसे बनवारी लाल जी ने करवाया है, इसके अंदर आसनों के अंदर स्टे देना। एक आसन में कम से कम 20 सेकंड का स्टे लेने का प्रयास करें, परंतु उतना ही करें जितना कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, अन्यथा कमर में दर्द आ सकता है। अब वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठे। हाँ जी, कुणाल जी मंडूकासन करवा दो। ये लीवर पैंक्रियास को दोनों को प्रभावित करता है। वज्रासन में जब बैठकर हम मंडूकासन करते हैं। कुणाल जी करवाएंगे? ठीक है सर, थैंक यू। कराओ जी। चलिए मंडूकासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों हाथों की देखिए मुट्ठी बनानी है, ऐसे अंगूठा अंदर फोल्ड करना है, उंगलियों से अंगूठा बंद कर लेना है। अब इसके चैनल्स में लाने हैं, नाभि पे रखना है, लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास खाली करते झुकी आगे की ओर, जिससे ना जैसे घुटनों के बल नहीं बैठा जा रहा, वो चाहे चौंकड़ी मार के कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है घुटनों में दर्द होता है लेकिन शुगर की समस्या हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता। तब हम अभ्यास सिंपल चौंकड़ी में भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभ वज्रासन में बैठकर करने से आते हैं। चलिए इसकी सहयोगी क्रिया करते हैं। बायां हाथ नीचे रखिए, दायां ऊपर रखिए। एक बार फिर प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास खाली करते झुक गए फिर आगे की ओर, कुनी जमीन की ओर, छाती घुटने पे। वापस आइए। सर इसका एक थर्ड पोज भी है, जैसे इसमें अधिक प्रभाव डालना है तो केवल एक हाथ से दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई, बाएं हाथ से दबा दिया। अभी क्या होगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास खाली करते झुक जाइए। जब हम ऐसे प्रयास करते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हमारे नाभि पे अधिक प्रेशर आ रहा है, अधिक दबाव आ रहा है। जितना दबाव नाभि पे आएगा उतनी पैनक्रियास इफेक्टिव होगी, शुगर संबंधी रोग दोष दूर होंगे, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी और व्यक्ति शुगर जैसी समस्याओं से निजात पाएगा। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद। हाँ, अब देखिए आसन किया है ना, सांस भरा, सांस छोड़ के नीचे झुक गए, लीवर पैंक्रियास भी दब गए। अब एक तो ये नॉर्मल स्थिति है, परंतु क्योंकि हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उस रुकी हुई स्थिति में जब बाहरी कुंभक इसके अंदर लगा हुआ है, उस समय अपने मन को मणिपुर चक्र पर फोकस कर दीजिए। इसका रंग चोखा हो जाएगा, उसका रंग चोखा हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसे अर्धमस्तेंद्र आसन भी इसके लिए बहुत अच्छा है, वक्रासन बहुत अच्छा है इसके लिए, और इसके लिए पेट के बल का आसन जो है धनुरासन बहुत अच्छा है, धनुरासन। और जो हम शलभासन करते हैं, दाई टांग उठाई उससे लीवर एक्टिव होता है, बाई टांग उठाई तो उससे पैंक्रियास ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जब दोनों उठाते हैं तो दोनों टांग भी एक्टिवेट मतलब ये दोनों अंग भी एक्टिवेट होते हैं। साथ में शलभासन से किडनीज भी पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो शलभासन का आप जरा लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, शलभासन का अभ्यास करेंगे। कमलेश बहन जी शलभासन कराइयो, कमलेश बहन जी। ओम जी सभी को। पेट के बल लेट जाएं। अब दायां हाथ अपने सर की ओर ले आए नहीं और बायां हाथ नीचे, कमर पे। नहीं अच्छा, पेट के नीचे, पेट दाएं के बाएं हाँ दाएं बाएं हाँ हाँ होते हुए दोनों हाथ अपनी थाइस के नीचे ले जाएं। हाँ जी, हाँ जी, ये कराओ। हाँ जी, और अंगूठे इंटरलॉक कर लें, ठोडी आसन पर रखें, पांव मिलाकर रखें। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठा दें, दाईं टांग ऊपर, टांग को घुटने से मुड़ने ना दें, टांग सीधी, जितनी भी ऊपर उठेगी सीधी, रुकने का प्रयास करें। इसके प्रभाव को देखें,
जहां इसका प्रभाव पड़ रहा है वो उसको देखें। आसन में कम से कम 10 सेकंड तक रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी टांग को नीचे ले आए, पांव के साथ पांव मिला दें। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठा दें। ठोडी को आसन पर लगा कर रखें, ठोडी का सहारा ले लें, टांग को ऊपर सीधी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे ले आएंगे, पांव के साथ पांव मिला दें। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठा दें, ठोडी आसन पर रहेगी, टांगे सीधी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे विश्राम में। ओम जी। ओम। धन्यवाद बहन। शिथिलासन दाईं ओर लगा लें, बस दाईं ओर लगाएं। तो ये हो गया 3 चरणों की हम अगर अनुसरण करते हैं, वो लाइफस्टाइल वाली बात। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, कोई भी आता है, उसको आप इस तरह से गाइड कर सकते हैं। वो पानी वाली सुबह उठकर ब्रश करना, वो सारी चीजें लाइफस्टाइल। योग अभ्यास उसको बता दीजिए, उसको शुगर है तो उसने ये करना है, प्राणायाम ये करने हैं। और उसके बाद तीसरा, उसको मेडिसिन के लिए बोल देना। चौथी बात, नेचुरल वे से हम अगर धूप में स्नान करते हैं और शीर की मालिश करते हैं तेल से, वो भी इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं, शुगर के लिए। मतलब जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, उतना ही हमारी बॉडी नेचुरल बिहेव करेगी। इस विश्वास को, इस थॉट को हमेशा हृदय में संजोए रखें और इस भाव से सारा उपचार करना होता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, आज कल से अधिक स्वस्थ हूं, आने वाले कल को मैं और स्वस्थ हो जाऊंगा। ये विचार कभी मत छोड़ना, ये भाव से करना। और मेडिसिन जब भी लेते हो, कुछ भी करते हो, भोजन करते हो, तो उसको पहले ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, फिर भोजन करना, वो अमृत बन जाएगा। मेडिसिन की अगर मजबूरी में जरूरत पड़ती है तो अपने मंदिर में, घर में, जहां कोई आपने स्थान बना रखा है, पूजा स्थल, वहां रखकर ठाकुर जी के शीश चरणों में प्रार्थना करनी के ठाकुर जी मेरे को आप ठीक कीजिए। इससे मेडिसिन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और व्यक्ति जल्द से ठीक हो जाएगा। सो एंड सो हमें जीवन में कुछ नियमों की पालना करनी, कुदरत के बनाए हुए नियमों की पालना करनी, साथ ही साथ जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति है, वो बहुत ही सरल है। हमने अक्सर बात करते हैं कि सदा मुस्कुराएं, हर पल परमात्मा को याद रखें, मोक्ष मिल जाएगा। और जीवन का प्रधान लक्ष्य भी यही है। उसके लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, बुद्धि को तटस्थ रखना। तो इन सबको ठीक रखने के लिए योग और आयुर्वेद से सर्वोत्तम कोई उपाय नहीं है और हम हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उठकर बैठ जाइए, बैठ जाइए, उठकर बैठ जाइए। बातें तो बहुत है, सेशन ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट कर लिया है हमने। तो अब जो मुस्कुराना है ना, बस वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर पल मुस्कुराहट रखिए, बूढ़े भी नहीं होंगे और दूसरे को हंसता नूरानी चेहरा अच्छा लगता है। और हमारा जैसे योग परिवार का कार्यक्रम था, सबसे सहयोग से कितना अच्छा हुआ है, कितनी मौज आई है। जो लोग नहीं आए उनका भी सहयोग था, जो आए थे उनका भी सहयोग था, जिन्होंने सेवाएं दी हैं उनका भी सहयोग था, जिन्होंने मैनेजमेंट ने हमें सहयोग दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जब सब परिवार मिलके इस तरह से कार्य को करते हैं, कार्य कार्य सफल होते हैं और प्रभु की कृपा तो फिर हो ही जाती है। तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई। अब हास्य आसन वो रह गया। सदा मुस्कुराइए, खूब खिलखिलाकर हंसना, खूब खिलखिलाकर हंसना। तो मैं निवेदन करूंगा सेठ जी से, सेठ मैं कुमार जी। करता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, सेठ कुमार जी, फोकल पॉइंट से। हाँ जी, हाँ इंजीनियर जी, हाँ जी, साहब। हाँ 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 सर, जी। मिठाई अज फोकल पॉइंट की खानी है। मन्ने रोज गार्डन वाल भी बहुत वधिया मिलती है, डुगरी जी उधर वधिया मिलती है, अज फोकल पॉइंट की खानी है। खिलाओ सारा मिठाई सेठ पर, सेठ जी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, पेट भर के खाइयो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। राम राम जी सभी को। हाँ, ये ऐसी ठीक है मिठाई जी। है, सेठ जी एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसी मिठाई है
कि मीठा खाने से जब शुगर होती है, इस मिठाई से शुगर दूर भागती है। अब बिनोना बेटी भी बीच में बैठी है, बिनोना बेटी ने भी रौनक बहुत लगाई थी, मैं देख रहा हूँ साथ में। कराओ जी हास्यासन, कराओ। हाँ जी, तैयारी करें अपनी हास्यासन के लिए। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने आसन पर रख लीजिए, ऐसे साइड में रख लीजिए, ऐसे ऐसे रखे जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं आप। पहले दबाव बनाए, पहले गहरा लंबा श्वास भरे पहले, और दोनों हाथों को उठाते हुए श्वास भरते हुए हास्यासन के लिए। ऊपर ताड़ी मार के आना है। जब पूरा श्वास छोड़ दे, दूसरी बार फिर करेंगे। आएंगे वापिस। बहुत आनंद आ गया आज, धन्यवाद। धन्यवाद सेठ जी। गुलदस्ता रंग बिरंगे फूलों से सजता है, फिर रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू जब आती है तो तन मन और एक तरह से खिल जाता है, और उस जीवन महकने लगता है और देश सजने लगता है। ऐसा है योग व्यास जी की मुनियों का। अब शांति पाठ होगा, उसके बाद में थोड़ी सी आपस में चर्चा कर लेंगे। तो मैं अब सुनीश जी से कहूंगा कि आज के सेशन को समाप्ति करें, बाद में बीच में रहेंगे, किसी का प्रश्न होगा हम आपस में कर सकते हैं। और साथ साथ उससे पहले मौर्य जी का और कुणाल जी का धन्यवाद करना है, इन्होंने कितना अच्छा मंच संचालन किया था, बहुत बढ़िया। मौर्य जी और कुणाल जी के लिए एक बार पहले से क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए, मौर्य जी और कुणाल जी के लिए। कमाल है, कमाल है, ये बेटे इतना कमाल करते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी, सुनीश जी। हाँ जी सुनीश सर, ओम जी। हाँ, ओम कराओ, शांति पाठ कराओ, समाप्ति करो, फिर बाद च गल्लां बातां करांगे। सुनीश जी स्टार्ट कराओ शांति पाठ। वॉल्यूम तो अनम्यूट तो नहीं, म्यूट तो नहीं ਤੁਹਾਡਾ? सर हाँ हाँ करो, हाँ। सर, ओम शांति। अंतरिक्ष मेरा नेटवर्क खराब हो गया। शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी, शांति आपा, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति विषेदेव, शांति ब्रह्म, शांति सर्वदम, शांति शांति रेव, शांति श्यामा शांति रेगी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए धरती माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। गौ माता की जय। आप सब की जय। जिसने मेरे को आज्ञा दी उसकी भी जय। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, प्रार्थना कर लो। सुखी बसे बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ये अभिलाष हम सब की पूरी हो।
ये अभिलाषा हम सबकी वाहेगुरु राम 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 राम। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप थैंक्स पूछ टू ऑल। सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन नहीं, सब सियाने हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ क्वेश्चन पूछने जरूर छड़े ही नहीं तो घर की लीव करती थी। आपने एक चीज का पता क्या है छोड़ा ही नहीं है। सियाने तो आपके हेलो। साथ ही हैं, आपने समझाया ही इतना डिटेल में है, सभी कोई पॉइंट छोड़े ही नहीं। कभी देखो हमारे दिल में चाहत होती थी, जब पहले रोज गार्डन में क्लास लगती थी तो मेरी दिल में बड़ी चाहत होती थी जब आप कभी एक बार आते थे महीने में, शायद 2-3 महीने में भी एक बार आते थे। हाँ जी। बड़ी चाहत होती थी कि काश ये रोज हमारी क्लास में आए। अब वो तमन्ना पूरी हो गई बार बार सुन के आप। बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सच में फंक्शन के लिए तो सभी को इतनी हार्दिक बधाई है, बहुत दिल खुश हुआ, इतना वेल प्लान्ड था, बहुत आपके एफर्ट्स रंग लाए हैं, आपके एफर्ट्स ने रंग लाए। तुम्हारे सबके एफर्ट्स हैं, हाँ, सबके नहीं एफर्ट्स हैं। तो है, लेकिन जब दिशा सही हाथों में होती है ना तो सब कुछ सही होता है। मनीष जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पता था। नहीं यार, रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत आपने- धन्यवाद, आज सारी टीम का बहुत धन्यवाद है। हाँ कृष्ण जी, हाँ जी जी। के फंक्शन में जितनी टीम है सभी का बहुत धन्यवाद है। आपका आशीर्वाद है बहन, आप सबका प्रेम प्यार है, तभी चल रहे हैं सब मिलकर हम ना जी। तो मैं चाहूंगा बिनोना बेटी से कमेंट्स लेते कि इनको कैसा लगा। एक एक्सपर्ट व्यू है इसका। बिनोना बेटा, आप बताइए जरा, हम तो सब एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, आप देखिए, आप बताइए जरा, आपने कमेंट्स दीजिए। नमस्कार, गणतंत्र गुड दिवस। मॉर्निंग एवरीवन। बहुत 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 अमेजिंग था। योग परिवार बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और बहुत अच्छे से सबने किया ऑर्गेनाइज। सबसे पहले तो मौर्य भैया और कुणाल भैया, गुप्ता अंकल तो हमेशा ही मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना कि पिलर और कह लो कि बैकबोन ऑफ दी हाउस जैसा होता है, वैसा सेम गुप्ता जी हमेशा करते हैं। बहुत अच्छा लगा, हर एक आइटम बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई थी। स्पेशली वो प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिनों बाद एक लाइव ऐसे देखा था ना, तो बहुत अच्छा फील आ रहा था कि पंजाब से जोड़ने के लिए, उसके विरसे के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। बहुत अमेजिंग था और हर एक आइटम सब बहुत जोश में कर रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि सबकी कंट्रीब्यूशन इक्वल दिख रही थी, कि सब बहुत दिल से कर रहे थे परफॉर्म, और जो ऑडियंस भी थी वो दिल से उनको बूस्ट अप भी कर रही थी। तो इट वाज इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियंस एज वेल एज द परफॉर्मर। और मेरे को भी परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूजिशियंस आएंगे। मेरे को स्पेशल थैंक्स करना था गुप्ता अंकल उनको, कि उन्होंने इतना प्यारा बजाया उस दिन। उस दिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूजिशियंस होंगे। मुझे लगा था कि मेरा खुद का, मैं पापा को यही चीज बोल रही थी कि सबके पास म्यूजिक होगा, सबके साथ डांस के पीछे भी म्यूजिक साथ में रिदम होगी। तो मैं पापा को यही बोली थी कि मेरा ना ऐसे हल्का ना लग जाए कि सिर्फ आवाज में गा के आ जाऊं। तो जब आपने ये चीज पूछी थी कि म्यूजिशियंस हैं, तो मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगा था कि अरे वाह, शुक्र है कि साथ में म्यूजिक भी है। और म्यूजिक वालों ने भी बहुत प्यारा बजाया। मतलब वो एक सिंपल म्यूजिक नहीं था। बीच में जैसे उन्होंने घंटी यूज करी थी, शंख यूज किया था, वो मैं नोटिस कर रही थी कि वो अपने आप में ही ना म्यूजिक उन्होंने इतना प्यारा दिया था। और मैं ये भी कहना चाहूंगी गुप्ता अंकल कि ये मेरा फर्स्ट एवर भजन था जो मैंने स्टेज पे किया था। मैंने क्या बात। गजल, क्लासिकल सब कुछ गाया है, बट भजन ये मेरा पहला जो स्टेज पे लाइव परफॉर्म किया था। तो मैं हमेशा याद रखूंगी, कृष्णा मंदिर से मैंने पहला भजन स्टार्ट किया था अपना। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारी चीज हो जाएगी। अब मैं याद रखूंगी कि नीचे से भी जो मंदिर, कृष्णा मंदिर था, वहां से भी जो वाइब्रेशंस, एनर्जी आ रही थी, उसने इक्वली कंट्रीब्यूट किया इस फंक्शन को भी। मैं एक्चुअली फील कर पा रही थी स्टेज पे कि पीछे म्यूजिशियंस और आगे
पूरी जैसे जनता का साथ होता है ना कि सारे एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी और पीछे से म्यूजिक और बीच में मैं, मतलब मेरे को अपना ऐसे लग रहा था कि देयर इज समथिंग, सम पावर, सम एनर्जीज व्हिच हैव वर्कड टुडे फॉर मी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इतना अच्छा नहीं सोचा था कि इतना मजा आएगा कि परफॉर्म करके ना। तो मेरे को ऐसा लगा था मैं माइक छोड़ के नीचे आके डांस करना शुरू कर दूं। पापा ये बोलते, मैंने कहा मेरा खुद का मन कर रहा था कि मैं माइक छोड़ के ना नीचे सबके साथ डांस करना शुरू कर दूं। तो बहुत अच्छा था, फंक्शन वाज इक्वल। जी आपने तो रंग ले आए, भजन गा के रंग लगा दिया, थैंक यू, सारे थैंक यू। नाच थे, इतना हाँ जी, बढ़िया, हाँ जी, मजा आ गया। बहुत हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिनोना जी, अच्छा मैं बिनोना एक मैम, इन्फॉर्मेशन जी